नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के पहले सत्र का प्रसारण 11 मई यानी कि बुधवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका उपयोग कर आप इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आज के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज के इस सत्र में हम सबसे पहले प्रवासियों के महत्व के ऊपर जो न्यूज आया है उसको देखने वाले हैं। इसके अलावा किस तरीके से सर्च इंजन के द्वारा हमारी गोपनीयता का उल्लंघन किया जा रहा है, इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत और जर्मनी के संबंध को लेकर के जो एडिटोरियल लिखा गया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और क्यों सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी जरूरी है हमारे लिए, इस मुद्दे पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द इम्पोर्टेंस ऑफ इमिग्रेंट्स और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 मानव संसाधन और सम्मान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश से बाहर के देशों में जाकर के काम करने वाले भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है और इसी को लेकर के यहाँ पर यह चर्चा किया गया है कि हम किस तरीके से इनका लाभ उठा सकते हैं और इन अनिवासी भारतीयों के द्वारा किस तरीके से हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर में 13.4 मिलियन से अधिक अनिवासी भारतीय हैं और इनमें से भी 64% खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में रहते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया और कुवैत। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा भारतीयों की संख्या है जो वहां पर काम करने गए हैं। इसके बाद सऊदी अरब और कुवैत का नंबर आता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि जीसीसी देशों में रहने वाले लगभग 90% से ज्यादा प्रवासी निम्न और अर्ध कुशल श्रमिक हैं, यानी कि यहां पर जितने भी लोग काम करने गए हैं उनमें से 90% या तो सेमी स्किल्ड हैं या तो उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इन देशों के अलावा यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी भारी संख्या में हमारे देश से लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो लोग दुनिया के दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं उनके द्वारा हमारे देश में रिमिटेंस भेजा जाता है, जिसकी मात्रा काफी अधिक है। यहाँ पर बताया गया है कि हर साल भारत से लगभग 2.5 मिलियन कर्मचारी रोजगार वीजा पर दुनिया के विभिन्न देशों में जाते हैं और इन लोगों के द्वारा उस देश के राष्ट्र निर्माण में भी काम किया जाता है जहां पर वे जाकर के काम कर रहे हैं और इसके अलावा भारत के आर्थिक विकास में भी योगदान किया जाता है। अगर हम विश्व बैंक के 2021 के रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि भारतीय जो बाहर के देशों में काम करते हैं उनके द्वारा जो वार्षिक प्रेषण है यानी कि एनुअल रिमिटेंस है वह लगभग 87 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद चीन का स्थान आता है जहां के लोग चीन में 53 बिलियन डॉलर वापस भेजते हैं। इसके बाद मैक्सिको का स्थान है, चौथे नंबर पर फिलीपींस है और 5वें नंबर पर मिस्र है जहां के लोग 33 बिलियन डॉलर वापस मिस्र में भेजते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत में हर साल बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेमिटेंस भेजा जाता है और आपको ध्यान में रखना है कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक रिपोर्ट की भी चर्चा की गई है जिसमें यह कहा गया है कि वैसे परिवार, चाहे वो शहरी परिवार हो या फिर ग्रामीण परिवार, जिन परिवारों को विदेशों से रेमिटेंस प्राप्त होता है उन परिवारों की जो वित्तीय क्षमता है वह गैर प्रेषण प्राप्त करने वाली परिवारों की तुलना में ज्यादा अच्छा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि 2021 में भारत में जो हस्तांतरित प्रेषण है उसमें 2020 की तुलना में 4.6% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि
जो रेमिटेंस है वह 2020 की तुलना में 4.6% बढ़ा है। और अगर हम इसकी तुलना एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से करें तो आप देखेंगे कि जो रेमिटेंस बाहर से भारत में आता है वह जो है हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उससे काफी अधिक है। और जो रेमिटेंस का प्रवाह है वो भी एफडीआई की तुलना में बहुत ही कम उतार चढ़ाव वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर साल रेमिटेंस में वृद्धि हो रहा है, जबकि अगर हम एफडीआई की बात करें तो वह किसी साल ज्यादा होता है, किसी साल कम होता है। फिर भी यहाँ पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भले ही भारत में जो रेमिटेंस है वो काफी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना जीडीपी से करें तो हमारी जीडीपी में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का जो योगदान है वो मात्र 3% है, जो कि दुनिया के बाकी देशों से काफी कम है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के लोग जो बाहर काम करने गए हैं उनके द्वारा जो रेमिटेंस भेजा जाता है नेपाल में, अगर हम उसका अनुपात जीडीपी में देखें तो वह नेपाल के जीडीपी का 24.8% है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो जीडीपी में रेमिटेंस का योगदान है वह 12.6% है। श्रीलंका में यह योगदान 8.3% है और बांग्लादेश में यह योगदान 6.5% है। और अगर हम इन देशों से तुलना करें तो भारत में जो प्रेषण का योगदान है जीडीपी में वह मात्र 3% है। आप सभी जानते होंगे कि रेमिटेंस से जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए नेपाल में 2015 में जब भूकंप आया था तो वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, लेकिन जो नेपाली बाहर के देशों में काम करते हैं उनके द्वारा भारी मात्रा में रेमिटेंस नेपाल में भेजा गया और उस समय प्रेषण का योगदान नेपाल के जीडीपी में 30% तक का हो गया था, जिसके कारण नेपाल को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का कमी नहीं हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था फिर से धीरे धीरे पटरी पर आ गई। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो प्रेषण है यानी कि जो रेमिटेंस है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि क्या भारत रेमिटेंस को अपने जीडीपी का 10% तक बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। क्या भारत में जो श्रम गतिशीलता है उसको बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस के मॉडल को दोहराया जा सकता है या नहीं दोहराया जा सकता। आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस जैसे देश अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दे करके बाहर के देशों में भेजते हैं, जिसके कारण फिलीपींस को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्राप्ति होता है। जैसा कि हमने देखा कि भारत से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग काम की तलाश में दुनिया के अन्य देशों में जाते हैं, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि उनमें से जो अधिकतर भारतीय हैं वे सेमी स्किल्ड या फिर उनमें स्किल की कमी होती है और ऐसे में उन्हें वहां पर काम करने के कम पैसे प्राप्त होते हैं, जिसके कारण वे अपने देश में कम विदेशी मुद्रा भेज पाते हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं लेखक के द्वारा। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि हमें वैसे श्रमिक जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं उनकी भर्ती लागत और भारत वापस भेजने की जो लागत है दोनों में कमी करनी चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकार को प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करना चाहिए, वह उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अनौपचारिक यानी कि गैर दस्तावेज प्रवास को कम करने और सभी प्रश्नों को औपचारिक रूप देने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाहर जाकर के काम करना चाहता है उसकी सुरक्षा भारत सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत सरकार के पास उसका पूरा डेटा होना चाहिए और जो अनौपचारिक प्रवास होता है यानी कि बिना जरूरी दस्तावेज के जो लोग बाहर में काम करने के लिए चले जाते हैं उसे भारत को रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे देश में जाकर के फिर प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भर्ती एजेंसियां हैं जिनके द्वारा भारतीयों को बाहर देशों में काम करने के लिए भेजा जाता है उन्हें भी विनियमित करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं सब बातों को देखते हुए 2015 में भारत सरकार के द्वारा एक एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल जिसका नाम मदद है उसे शुरू किया गया था। इस पोर्टल पर वैसे भारतीय जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं वे अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और फिर सरकार उन शिकायतों को समाधान
और फिर सरकार उन शिकायतों का समाधान ढूंढती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा इस पोर्टल पर अब तक 78,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 95% तक का समाधान सरकार के द्वारा किया जा चुका है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा इमिग्रेशन बिल भी लाया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2021 में जो इमिग्रेशन बिल लाया गया था, उसका उद्देश्य उत्प्रवास प्रबंधन को एकीकृत करना और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को कारगर बनाना है। इस बिल में यह कहा गया है कि कोई भी श्रमिक जो दुनिया के किसी देश में जाकर के काम करना चाहता है, वह सबसे पहले अपना पंजीकरण यहाँ पर कराएगा, ताकि जब उसके साथ कोई घटना घटती है दूसरे देश में, तो यहाँ पर सरकार उसका सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। यहाँ पर सरकार के द्वारा इमिग्रेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण को बनाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा प्रवासी भारतीयों को मदद किया जाएगा। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमें प्रेषण का जो प्रतिशत है वह जीडीपी में 10% करना है, तो इसके लिए हमें वे श्रमिक जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं उनके कौशल में सुधार करना पड़ेगा। यानी कि सरकार उन्हें देश के अंदर ही ट्रेंड कर सकती है, उनके स्किल में इजाफा कर सकती है, जिसके कारण जब वे किसी देश में काम करने के लिए जाएंगे तो उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हमें प्रेषण को बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रमिकों को बाहर भेजा जाए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार श्रमिकों के कौशल में सुधार कर देती है, तो इससे उन्हें वहां पर अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे कि प्रेषण यानी कि रेमिटेंस में भी वृद्धि होगा। यानी कि भारत सरकार को अपने देश में श्रमिकों के कौशल और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, उन्हें विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देना होगा, जिसके कारण जब कोई विदेशों में काम करने के लिए जाता है तो उसे अच्छे पैसे वहां पर मिलेंगे, जिसके कारण हमारा जो रेमिटेंस है उसमें भी वृद्धि होगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनका योगदान अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा होता है। जिस देश में वो काम करते हैं उसकी अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है, और जिस देश से वे जाते हैं उनकी अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है, और जिस तरीके से रेमिटेंस के द्वारा भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का प्राप्ति होता है, उसे और बढ़ाया जा सकता है। अगर हम वैसे लोग जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं उनके स्किल को बढ़ावा देते हैं, तो इससे उन्हें दूसरे देश में अच्छी नौकरियां भी मिलेंगी और भारत में जो रेमिटेंस है वो भी बढ़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द सर्च एल्गोरिदम इन एक्शन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो प्रमुख सर्च इंजन है जिसका उपयोग आप और हम सभी करते हैं, उनके द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला एल्गोरिदम है वह हमारी गोपनीयता के लिए खतरा बन रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम सर्च एल्गोरिदम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से निर्देशों की एक श्रृंखला है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसका उपयोग गणना करने में, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने में या फिर किसी समस्या का हल करने के लिए किया जा सकता है। और सर्च इंजन में भी इसी तरह के एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। आप सभी सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। गूगल एक बहुत ही फेमस सर्च इंजन है जिसका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। आप जब भी सर्च इंजन में कुछ भी खोजते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो आप जो टाइप कर रहे हैं उसके आधार पर ये सर्च इंजन आपको परिणाम दिखाते हैं। और ऐसा करने के लिए ये सर्च इंजन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। जो सर्च एल्गोरिदम है वह कई सारे कारकों पर विचार करके आपको रिजल्ट देता है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, आपने क्वेश्चन में किन शब्दों का उपयोग किया है, आप किस देश में रहते हैं, आपके ब्राउजर की सेटिंग क्या है, और इसके हिसाब से फिर सर्च इंजन आपको परिणाम दिखाता है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो सर्च एल्गोरिदम होते हैं इन्हें उनकी कंपनियों के द्वारा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार अपडेट किया जाता रहता है। जैसे गूगल में आपने देखा होगा कि उसके सर्च इंजन को लगातार गूगल के द्वारा अपडेट किया जाता है,
ताकि वह अच्छे तरीके से परिणामों को दिखा सके। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो उपयोगकर्ता हैं, जो इन सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा क्या खोजा जा रहा है और क्या रिजल्ट उन्हें दिखाया जाएगा, इस पर सर्च इंजन का बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण होता जा रहा है। कंपनियों के द्वारा एल्गोरिथम में किसी भी तरह का जो अपडेट किया जाता है, उसका मतलब यह भी होता है कि कुछ साइटों और बिजनेस को यह ट्रैफिक से दूर कर देता है, जिससे कि उस कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है। मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेजेस का सर्च कर रहे हैं, लेकिन जब आप सर्च इंजन में अपने क्वेश्चन को लिखते हैं तो हो सकता है कि एल्गोरिदम में इस तरह के बदलाव किए गए हों कि जो कॉलेज अच्छा है उसका नाम आपको पहले नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि वैसा कॉलेज जिसकी रेटिंग खराब है उसे जो है आपके रिजल्ट में पहले दिखाया जाए। और इसी को लेकर के बहुत सारी चिंताएं उपजी हैं कि जिस तरीके से हम अपने समस्याओं के समाधान के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं और जिस तरीके से सर्च इंजन उसका रिजल्ट दिखाते हैं, उससे हमारी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। यहाँ पर चिंताओं को लेकर के भी चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये सर्च इंजन ना केवल आपके द्वारा खोजी जाने वाली चीजों को ट्रैक करते हैं, बल्कि यह भी ट्रैक करते हैं कि आप किन वेबसाइटों पर जाते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको विज्ञापन इनके द्वारा दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी चीज को सर्च इंजन में टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसी से जुड़ा हुआ विज्ञापन आपको हर वेबसाइट पर दिखाई देता है। आप जिस तरह के वेबसाइट पर अपना ज्यादा समय बिताते हैं, उसी तरह के वेबसाइट आपको बार बार सर्च इंजन के द्वारा रिजल्ट के रूप में दिखाया जाता है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये सर्च इंजन आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, आप कितना समय किस वेबसाइट पर बिताते हैं उसको ट्रैक करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। और यहाँ पर काउंसिल ऑफ यूरोप के एक अध्ययन के अनुसार जो सर्च एल्गोरिदम है या फिर जो सर्च इंजन है, उनके द्वारा जो डेटा एकत्र किया जाता है वह किसी व्यक्ति के सूचना के आत्मनिर्णय के अधिकार को सीधे प्रभावित करता है। सर्च इंजन का काम है कि आप उससे जो पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको निष्पक्ष रूप से रिजल्ट दिखाना। आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस वेबसाइट पर जाना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है। लेकिन जब सर्च इंजन आपको बार बार एक ही तरह के वेबसाइट पर लेकर के जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो आत्मनिर्णय करने का अधिकार है वह यहाँ सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो सर्च एल्गोरिदम होते हैं उनका उपयोग उपभोक्ताओं की धारणाओं को कृत्रिम रूप से बदलने के लिए भी किया जा रहा है। जैसे आप अगर किसी प्रोडक्ट को खोज रहे हैं तो यहाँ पर सर्च इंजन के द्वारा वैसा प्रोडक्ट जो कि उस सर्च इंजन को सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देता है, उसी प्रोडक्ट को बार बार सर्च इंजन के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कि आपकी जो धारणा है किसी प्रोडक्ट को लेकर के वो बदल सकती है। कंपनियों के द्वारा इन एल्गोरिदम का उपयोग वेबसाइटों पर उत्पादों के रैंक को बदलने में किया जा सकता है। वे अपने उत्पादों को प्राथमिकता दे सकते हैं और प्रतिस्पर्धी को बाहर कर सकते हैं। और ऐसी घटनाएं सामने भी आई हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय आयोग ने गूगल के द्वारा अपने उत्पाद को अवैध लाभ देकर के सर्च इंजन के क्षेत्र में अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए 2.42 बिलियन का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि गूगल के द्वारा अपने उत्पादों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, यानी कि गूगल के द्वारा अपने सर्च इंजन में अपने उत्पादों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, जिससे कि उसको फायदा हो रहा था। वह दूसरे कंपनियों के उत्पादों को बाद में दिखा रहा था और इसी को देखते हुए यूरोपीय आयोग ने उस पर 2.42 बिलियन का जुर्माना भी लगाया है। तो इस तरह के काम सर्च इंजन पर बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। वे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि सर्च इंजन में जिन एल्गोरिदम का उपयोग अभी हो रहा है वह किसी भी नियामक निरीक्षण के अधिक नहीं है और इसीलिए यूके की प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण ने यह सुझाव दिया था कि इन एल्गोरिदम को भी नियामकों के अंदर लाया जाए ताकि इनका गलत इस्तेमाल करना मुश्किल बनाया जा सके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप जिस सर्च इंजन का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं, अगर वहां पर ही कोई हेरफेर कर दिया जाए, वैसे उत्पाद
जो इन सर्च इंजन को बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिससे कि इनको कमाई होती है, तो ये सर्च इंजन उन उत्पादों को पहले दिखाएंगे और अच्छा होते हुए भी दूसरे कंपनी के उत्पादों को बाद में दिखाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है जिसको कि आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द डिजोनेंस इन द इंडिया जर्मन टाई, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2 मई को जर्मनी की यात्रा किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ एक यात्रा है। आप सभी जानते हैं कि रूस के द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया गया और उस पर भारत का जो रुख है, उस पर बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन्होंने भारत की आलोचना की थी। और ऐसे समय पर प्रधानमंत्री का जो जर्मनी यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके साथ साथ यूक्रेन को सैन्य सहायता भी प्रदान किया गया है, लेकिन भारत के द्वारा रूस की निंदा नहीं की गई है। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं किया था और इसके साथ साथ भारत ने रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात भी किया और भारत का जो पारंपरिक रक्षा संबंध है रूस के साथ वो भी अभी भी बरकरार है और इसके कारण बहुत सारे यूरोपीय देशों के द्वारा भारत की आलोचना की गई। हालांकि भारत ने बार बार यह जोर देकर के कहा कि युद्ध पर उसकी जो स्थिति है वह गैर पक्षपाती है, ना तो वह रूस का पक्ष ले रहा है ना ही वह यूक्रेन का पक्ष ले रहा है और इसीलिए इन देशों को भारत के रुख की सराहना की जानी चाहिए। और ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जर्मनी की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से चीन का उदय हुआ है उसको देखते हुए भारत और जर्मनी ने इंडो पैसिफिक में अपने संबंधों को और बढ़ाने का योजना बनाया है। इसी दिशा में भारत और जर्मनी के बीच जो अंतर सरकारी परामर्श का आयोजन होता है 2 वर्षों में एक बार, वो काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि भारत और जर्मनी के जो वाणिज्यिक संबंध हैं वो काफी पुराने हैं। सन 2000 में इन दोनों देशों के द्वारा अपने वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर के फैसला लिया गया था और इसलिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि यूक्रेन वॉर जो हो रहा है सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है भारत और जर्मनी के बीच में, यानी कि भारत और जर्मनी के संबंधों में इंडो पैसिफिक की जो स्थिति है वो भी एक मुद्दा है, भारत और जर्मनी के बीच में जो व्यापार होता है वो भी एक मुद्दा है। और इसी कारण से भले ही यूक्रेन के मामले में जर्मनी का जो मत है वो भारत से भिन्न है, लेकिन इसके बावजूद भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं वो बिगड़े नहीं हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं वे अभी तक अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं किए हैं। इसका एक कारण ये है कि भारत और जर्मनी दोनों एक दूसरे के घरेलू राजनीति को नहीं समझते हैं। हालांकि जर्मनी ने इस साल जून में होने वाली G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित किया है, जिसका अर्थ ये समझा जा रहा है कि जर्मनी रूस को लेकर के भारत का जो रुख है उसको बदलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि विश्व में जिस तरीके से अभी स्थितियां बनी हुई है उसको देखते हुए भारत और जर्मनी के बीच में जो संवाद है वो काफी महत्वपूर्ण है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत और जर्मनी के भूमिका को स्थापित करता है, विशेष रूप से अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक में। तो यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि भले ही यूक्रेन युद्ध को लेकर के जर्मनी और भारत का रुख अलग अलग है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको लेकर के भारत और जर्मनी के बीच में अच्छे संबंध हैं, चाहे वह इंडो पैसिफिक में चीन का मुद्दा हो, चाहे वह भारत और जर्मनी के बीच में व्यापार का मुद्दा हो, अफगानिस्तान का मुद्दा हो। इन सभी पर जर्मनी और भारत का जो रुख है वो एक समान है और इसीलिए दोनों देश अपने संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया यह जो दौरा है वह इस ओर उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है वाई
द कोविड 19 नंबर मैटर्स, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड 19 के कारण होने वाली मौतों की संख्या 4.7 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, और यह जो अनुमान है वह किसी भी देश में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा है। और भारत के द्वारा जो आधिकारिक संख्या जारी किया गया है मई 2022 तक, जो कि 5,24,000 है, उससे कम से कम 9 गुना ज्यादा है। हालांकि आप सभी जानते होंगे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस डेटा पर सवाल उठाया है, और उसका ये कहना है कि जब भारत के द्वारा प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराया गया है तो यहाँ पर WHO को इस तरह के आंकड़े जारी नहीं करने चाहिए। अगर हम भारत के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसकी चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस डेटा के अनुसार 2020 में भारत में सभी कारणों से होने वाली मौतों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4,75,000 अधिक थी। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि हैरानी की बात यह है कि महामारी से ठीक पहले के वर्षों में मौतों में जो साल दर साल वृद्धि हो रहा था वह 2020 के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। आपको ध्यान में रखना है कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 2019 में 2018 की तुलना में 6,95,000 ज्यादा मौतें हुई थीं। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया था कि 2018 में 2017 की तुलना में 4,87,000 ज्यादा मौतें हुई थीं। जबकि अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पर सरकार का डेटा ये है कि सभी कारणों से होने वाली मौतों की जो कुल संख्या है वह 2019 के मुकाबले में मात्र 4,75,000 अधिक है। जबकि इसी दौरान कोविड हमारे देश में तेजी से फैला था, और इसीलिए इन आंकड़ों पर बहुत सारे लोगों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन भारत में कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग नहीं है जो व्यवस्थित रूप से बीमारियों पर डेटा एकत्र कर सके और उसका विश्लेषण कर सके। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह की एक सरकारी शाखा डॉक्टरों को संक्रामक रोगों की रिपोर्ट करने, देश में किसी भी हिस्से में प्रकोप के शुरुआती संकेतों को लेने और मौतों की संख्या की गणना करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि अगर हमारे द्वारा ऐसा कोई तंत्र बनाया जाता है तो डॉक्टर जब भी कोई संक्रामक रोग देश के किसी भी हिस्से में फैलेगा तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं। प्रकोप के शुरुआती संकेतों को यहाँ पर जाना जा सकता है, जिससे उसे रोकने में मदद मिलेगी, और उस प्रकोप के कारण कितने लोगों की मौत हुई है उसकी संख्या का भी सही पता चल पाएगा। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसके कारण हमारे देश में एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण चाहे वे अस्पताल हों या फिर नौकरशाह हों, नागरिक निकाय हों, यहाँ तक कि क्लर्क भी मौतों की कम रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी पर ध्यान देना होगा, और जो भी स्वास्थ्य घटनाएं होती हैं उनकी सही रिपोर्टिंग करनी होगी। जब तक सही रिपोर्टिंग नहीं होगी तब तक जो स्वास्थ्य खतरे हमारे देश में आएंगे हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, हम उनको रोक नहीं पाएंगे। हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि सरकार के द्वारा रोगों के नियंत्रण के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका असर देश में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी पर ध्यान देना चाहिए, एक ऐसे तंत्र को बनाना चाहिए जिससे रोगों से होने वाले मौतों की रिपोर्टिंग सही तरीके से की जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है लेखक के द्वारा, और इस आधार पर आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या प्रमुख खोज इंजनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम गोपनीयता के लिए खतरा बन रहे हैं? समालोचनात्मक चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने इस पर चर्चा किया है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से सर्च इंजन के द्वारा जो रिजल्ट दिखाए जाते हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। गूगल के ऊपर
इस तरह के आरोप लगे हैं और उस पर जो जुर्माना लगाया गया है आप उसका यहां पर एग्जाम्पल के रूप में चर्चा कर सकते हैं। तो जिन भी बातों की चर्चा मैंने यहां पर की है आप उसका उपयोग कर इसको लिखने का प्रयास करें। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के आर्थिक विकास में प्रवासियों के योगदान पर चर्चा करें और जीडीपी में प्रेषण के योगदान को बढ़ाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इस पर अपने सुझाव दें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर आप ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से प्रवासियों के द्वारा भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी भारत में भेजी जाती है, भारत के आर्थिक विकास में उनका योगदान होता है और अगर हमें प्रेषण यानी कि रेमिटेंस को और बढ़ाना है तो यहां पर भारत सरकार को क्या क्या करने चाहिए, इस पर हमने बात किया है। तो इन सभी बातों की आप यहां पर चर्चा करें और इसको लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।